तो हम एक साइकोलॉजी की सीरीज शुरू कर रहे हैं। तो मेंटल हेल्थ, हेल्थ इश्यूज़, फिजिकल हेल्थ उसी से रिलेटेड होती है। इन सारी चीज़ों पर हम ऑलरेडी काम करते रहे हैं। तो आज है हमारा डे 1 लेक्चर का और ये लंबी सीरीज़ चलने वाली है। बाकी और कुछ डिटेल में हमारे बारे में जानना है तो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। बाकी अमेज़ोन पर ऑलरेडी हमने मेंटल हेल्थ के ऊपर एक बुक लिखी हुई है, द हिडन एनिमी के नाम से, उसे पढ़ सकते हैं। जो डिजिटलाइजेशन है उसकी वजह से हमारे ब्रेन में क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हमारा कैसे अटेंशन स्पैन कम हो रहा है, ब्रेन कैसे बच्चों का रोड हो रहा है, किस तरीके से मेमोरी श्रिंक होती जा रही है एआई की वजह से, सारी चीज़ों को हमने डिटेल में डिस्कस किया है। तो अभी लंबा समय उस बात पे नहीं लेंगे, आपको ज़्यादा डिटेल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो आज है हमारा डे 1 और लेक्चर 1 है हमारा साइकोलॉजी के ऊपर। तो साइकोलॉजी क्या है, कैसे है, जनरली हमें जब भी सुनने को मिलता है साइकोलॉजी, या जो कॉमन मैन है उसका ये मानना होता है साइकोलॉजिस्ट वो होते हैं जो आपको देखकर आपका दिमाग पढ़ लेते हैं, आपके थॉट्स, बिहेवियर, आपका पैटर्न सब समझ लेते हैं। तो एक्चुअली ऐसा कुछ भी नहीं है। साइकोलॉजिस्ट कौन होते हैं, क्या होते हैं, समाज में इसके बारे में बड़ी नेगेटिविटी है या पॉजिटिविटी ज़्यादा है। तो अगर डेफिनेशन वाइज देखो साइकोलॉजी की तो वो सीधी सी बात है कि जो साइकोलॉजिस्ट हैं दे आल्सो हैव द स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड थॉट। तो दो चीज़ों की वो स्टडी करते हैं। वो आपका थॉट अंदर इंटरनल मामला है, कौन सी थिंकिंग आपके अंदर आ रही है। अब उसी पे भी डिबेट है कि थॉट्स जो हैं वो इंटरनल होते हैं या एक्सटर्नल होते हैं, मतलब हमारे अंदर से कोई थॉट उठता है या हम बाहर से कोई चीज़ देखते हैं तब कोई पिक्चर बनती है और उसके बेस पे हम सोचना शुरू करते हैं, या दोनों ही होते हैं। इस पर भी हम आगे बात करेंगे अपने लेक्चर्स में। तो फिलहाल थॉट की और बिहेवियर की स्टडी करना होता है। अब स्टडी करने के समय हमें बहुत अलग अलग फील्ड में जानकारी जुटानी होती है। तो उन सारे फील्ड्स को फिर हमने सब फील्ड में बांटा हुआ है। तो मोटा मोटा अगर देखा जाए तो कॉग्निटिव साइकोलॉजी इसमें आती है। कॉग्निटिव इन द सेंस कैसे हम किसी भी चीज़ को प्रोसेस करते हैं, डिसीजन कैसे लेते हैं। हमें मान लो अगर बिरयानी के में और किसी और दूसरी रेसिपी में चुनना हो कि हमें कौन सी रेसिपी पसंद है या खानी चाहिए इस समय, तो हम फिर वो उसी कॉग्निटिव प्रोसेस से जाते हैं कि कौन सी सस्ती है, कई बार इस बेस पे चुन लेते हैं, कौन सी हमें पसंद आती है, कौन सी हमने बहुत दिन से नहीं खाई है। तो थिंकिंग के बाद जो हम डिसीजन लेते हैं दैट इज़ द कॉग्निटिव साइकोलॉजी। उसमें बहुत सारी डिटेल्स आ जाती है, हम आगे बात करेंगे। आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ इसका हो रहा है मार्केटिंग में। बहुत सारी जो मार्केटिंग एजेंसीज़ हैं वो डिसीजन मेकिंग के ऊपर ही काम करती हैं कि कोई भी कस्टमर किसी प्रोडक्ट को चुनता कैसे है, तो उसी से रिलेटेड सारी चीज़ें दिखाई जाएँ, उसे आसान करा जाए। दैट द थिंग्स जो कॉग्निटिव साइकोलॉजी का इस्तेमाल मार्केटिंग में होता है। दूसरा हमारा इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी होती है, जिसमें आप आदि मानव के समय से, मतलब जब हम पहले नए नए दुनिया में आए थे, जब से लेकर आज तक हमने जो अपनी सर्वाइवल ट्रिक्स अपनाई थी। भाई आज के समय में तो हमें खतरा नहीं है, हम एक बंद कमरे में सोते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में तो ये समय था कि हम जंगलों में रहते थे, कभी भी हमला हो सकता था। तो बहुत सारी चीज़ें उस समय की आज हमारे अंदर हैं। हालांकि उनकी अभी डे टू डे लाइफ में ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि हमने समय के साथ साथ वो सीखी थी तो वो आज हमारे अंदर मौजूद हैं। जैसे कि ख्वाब है, कोई ड्रीम हम देखते हैं तो दिमाग ये पहचान नहीं पाता कि वो सपना है या हकीकत है, सच्चाई है। दिमाग को ये शऊर नहीं होता। तो मान लो जब हम सपना देख रहे होते हैं, उसके अंदर जब हम गिर गए या कोई हमारा पीछा कर रहा है, तो हमारे अंदर वो चीज़ें चल रही होती हैं और ब्रेन के अंदर जो भी चल रहा होता है उसका हमारी बॉडी रिएक्शन करती है। हमारा हार्ट रेट बढ़ जाता है, पसीना आता है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है जब आँख खुलती है। क्यों? क्योंकि ब्रेन जो है, दिमाग है, उसे फ़र्क नहीं पता कि ये सपना चल रहा है या सच्चाई चल रही है। तो वो क्यों था? वो ज़रूरी इसलिए था कि आपको कुछ भी हो, आपको पहले बचना है। जंगलों में तो अगर आपने रस्सी देखी और देखने के बाद आपको नहीं भागे तो इसका मतलब सांप भी हो सकता था, वो आपको काट सकता, आपकी जान जा सकती। तो आपके पास टाइम नहीं है कि आप क्लियर करो, कंफर्म करो कि भाई पहले क्लियर कर लें सांप ही है कि रस्सी है, जब तक तो जान चली जाएगी। तो इसलिए वो एक्टिविटी हमारे अंदर आज भी है। जबकि आजकल बहुत सारे लोगों ने स्टडी रिसर्च के बेस पे पता कर लिया कि कौन से सांप जो हैं वो जहरीले हैं, कौन से नहीं हैं। तो अगर वो पता है उन्हें तब तो वो उसके पास चले जाएंगे, पकड़ भी लेते हैं। लेकिन पहले इतना मुश्किल था ना, पता ही नहीं था कौन सा जहरीला कौन सा नहीं है। तो पहला काम था सर्वाइव करना, अपने आप को बचाना, दैट्स ऑल। पहले जंप मारो, पीछे हटो, जो कि आज भी हम करते हैं। बाद में समझेंगे ये दुखी, ये हमें मतलब हमारे लिए हार्मफुल है या नॉन हार्मफुल है, ठीक है। तो वो पूरी जो साइकोलॉजी एक इंसान में अपने पूर्वजों से आती है या हमारी पूरी मिलियंस ऑफ द साल की जर्नी से आई है, वो है इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी। उसे समझना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसके बेस पे हम इंसान के पैटर्न समझ पाते हैं, वो कैसे सोचता है, ह्यूमन बिहेवियर, फितरा ऑफ द इंसान, ह्यूमन बीइंग की, ठीक है। फिर एक और हमारे साइकोलॉजी का जो सब फील्ड है वो है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, जो कि उम्र के साथ साथ डेवलप होती है। एक बच्चा जो 2-3 साल का है, दूसरा बच्चा 15 साल का है, दूसरा बच्चा 30 साल का है, जो बड़ा हो गया, बच्चे क्या बड़ा हो गया वो, और एक अडल्ट जो 35-40 साल का है। इन सब के ब्रेन में क्या फ़र्क होता है, ब्रेन कैसे डेवलप होता है। जैसे मान लो 12-13 साल की उम्र में आपका जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है ये बन रहा होता है, या जो छोटा होता है बच्चा भी 2 साल का, 1.5 साल का, वो आपकी बात को समझता ही नहीं। आप कुछ भी उससे लॉजिकल बात करो समझेगा नहीं, क्योंकि उसके ब्रेन के अंदर वो वाला पार्ट बना नहीं है। ये सारी चीज़ें डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में आती हैं। वो समझना होता है हमें कि किस उम्र में बच्चे का कौन सा खास हिस्सा नहीं बना है, तो हमें वो वाली बातें नहीं करनी उससे, क्योंकि उसका वो हिस्सा ही नहीं है। तो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में ये सारी चीज़ें देखते हैं। नंबर 4 पर हमारा है न्यूरोसाइंस, जो कि काफ़ी डेवलप
फील्ड हो चुका है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ उसमें रिसर्च होने को बाकी है। न्यूरो साइंस कुछ भी नहीं है, जो कॉग्निटिव साइकोलॉजी है, हम क्या सोचते हैं, कैसे सोचते हैं, उसका और डीप वर्जन है। मतलब हम उसमें न्यूरो ट्रांसमीटर्स, न्यूरोकेमिकल की स्टडी करते हैं, एक्सरे, सिटी स्कैन से देखते हैं, इमेजिनरी करके कि ब्रेन के अंदर जब आप कुछ खास किस्म की चीज़ों को इंट्रोड्यूस करते हो, एक्सपोजर देते हो या सोचते हो, तो कौन से वाले पार्ट में लाइटिंग हो रही है, कौन सा वाला पार्ट एक्टिवेट हो रहा है। जब हम कुछ देख रहे हैं नॉर्मल चीज़ें तो कौन सा पार्ट हो रहा है, जब हम नॉर्मल देख रहे हैं तो कौन सा हो रहा है, जब हम कोई रूटीन काम कर रहे हैं तो कौन से हिस्से में हमारी लाइटिंग हो रही है, जब हम कोई नई क्रिएटिव काम कर रहे हैं तो किधर वाला हिस्सा हमारा जगमगा रहा है, चमक रहा है। वो सारी चीज़ें न्यूरो साइंस में आती हैं। न्यूरो ट्रांसमीटर भी चेक करते हैं कौन सा वाला जो केमिकल है वो बढ़ रहा है, घट रहा है। तो ये अभी काफ़ी नया है। लेकिन पाँचवा हमारा है सोशल साइकोलॉजी। सोशल साइकोलॉजी जो हम समाज के साथ बातचीत करने में, सोशल बॉन्डिंग्स बनाने में इस्तेमाल करते हैं। मतलब बच्चा आप सोचो छोटा होता है, घर में जैसे बोलता है वो वैसे जा कर के नानी घर नहीं बोलता, नानी घर जैसे बोलता है वैसे वो मोहल्ले में नहीं बोलता। तो वो सोसाइटी से चीज़ों को समझ के और अपना बिहेवियर बता रहा होता है या बिहेवियर सेट कर रहा होता है, कहाँ क्या कब कैसे क्यों कितना बोलना। ये सारी चीज़ें समाज की अंदर आती धीरे धीरे। कुछ लोग बहुत वोकल होते हैं, कुछ नहीं होते, वो अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं। तो उसी को अंडरस्टैंड करने का काम है सोशल साइकोलॉजी। कैसे समाज के साथ एक इंसान अपने बिहेवियर में बदलाव लाता है। जो काम वो घर पे कर रहा होता है वो समाज में नहीं कर सकता, जो समाज में कर रहा होता है वो घर पे नहीं कर सकता। तो बहुत सारी चीज़ें हम समझते हैं। एंड लास्ट वाली, जिसे हम अक्सर आम इंसान जैसे साइकोलॉजी मानता है, अब नॉर्मल साइकोलॉजी, जिसके अंदर आप को डिमेंशिया है, अल्जाइमर है, कुछ डिजीज़ेस हो सकती हैं, कुछ ओसीडी जैसी चीज़ें हो सकती हैं, जिसे फिर हम बहुत सारी स्कैनिंग के थ्रू, बहुत सारे ब्लड टेस्टिंग के थ्रू समझते हैं, बहुत सारे असेसमेंट के थ्रू, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन के थ्रू समझते हैं, और उसके बाद उसके डायग्नोज बनाकर उसका ट्रीटमेंट करते हैं, जो कि एक प्रॉपर तरीके से क्लिनिकल लेवल पर ही आता है। उसमें डॉक्टर्स लगते हैं, उसमें मेडिसिन लगती हैं, उसके अंदर थेरेपीज़ लगती हैं। और वो एक एक्सट्रीम, या मतलब वो जिसे हम कॉमन मैन में कॉमनली मानते हैं कि भाई ये बंदा जो है मेंटल हो गया और ये पत्थर फेंकेगा, या ये जो है वो किसी को मार सकता है, इसे बंद करके रखो, वो वाला लेवल होता है अब नॉर्मल साइकोलॉजी का। लेकिन ये सिर्फ एक सब फील्ड है। बाकी जितने भी फील्ड हमने देखे हैं, कॉग्निटिव है, एवोल्यूशनरी है, डेवलपमेंटल है, न्यूरो साइंस है या फिर सोशल है, इन सारे ही चीज़ों से हम सब रोज़मर्रा की ज़िंदगी में डील करते ही हैं। हम जेनेटिक्स भी हमने कुछ लिया होगा, वो भी साइकोलॉजी हमारे पास है। हम बचपन से बड़े हुए तो वो भी साइकोलॉजी हमारे पास है। समाज में रह रहे हैं वो भी साइकोलॉजी है। और हम कोई भी फैसला लेते हैं तो कॉग्निटिव साइकोलॉजी का यूज़ करते हैं। तो ये सारी साइकोलॉजी हम यूज़ करते ही हैं। तो ये सारे पार्ट जितने भी हैं, अब नॉर्मल साइकोलॉजी को अगर छोड़ भी दो तो बाकी के सारे पार्ट हमारे पजल ऑफ द ब्रेन है। हमारी ब्रेन की थिंकिंग, बिहेवियर, डेली पैटर्न, हम कुछ भी काम जो करते हैं वो क्यों करते हैं, हम किसी भी तरीके का जो सोचने का पैटर्न है हमारा वो ऐसा क्यों है, हम कोई फैसला अगर लेते हैं तो क्यों लेते हैं, ये सारी चीज़ें इसी का ही पार्ट है। तो वो सारे पजल्स ऑफ पीस हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि हम जो भी कुछ फैसला लेते हैं, हम जैसे भी ज़िंदगी जीते हैं, आपने देखा होगा सेम चीज़ पर दो लोग अलग अलग रिएक्शंस देते हैं। वो ऐसा क्यों होता है? क्या जो बिहेवियर है हमारा जो सोचने का तरीका है, हमारा जो एक्शन और रिएक्शन का तरीका है, वो नेचर से आता है, जो माँ बाप से या हमारे पेरेंट्स एंसेस्टर से, या फिर वो माहौल से बनता है, नर्चर जिसे कहते हैं? तो नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम यही देखेंगे। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा और इस पर हम और क्या अच्छा कर सकते हैं वो हमें कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी फीडबैक देना, फिर पॉजिटिव नेगेटिव जो भी हो आप मुझे बताना, ठीक है? तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।